जिस उद्बोधन का हम सभी को बहुत ही इंतजार था कि एक अच्छा मार्गदर्शन आज मिलेगा। हालांकि मैं आज बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। 1982-83 के लगभग, जहाँ तक मुझे ध्यान है, अगर वही हैं तो मैं शिशु मंदिर शाहजहांपुर में सेवा दिया करता था। आप उस समय विभाग प्रचारक थे शाहजहांपुर के। 40-45 साल बाद आज मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं और आज मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो इस समय मैं उन्हीं महानुभाव श्री ओमपाल जी, जो संयुक्त क्षेत्र संयोजक कुटुंब प्रबोधन उत्तर प्रदेश, पूरे प्रदेश का कार्यभार देख रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज हम सभी का यहाँ पर इस संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन करें। श्री ओमपाल जी, एक बार ताली बजाइए जरा। ताली इसलिए बजवाइए कि नींद खुल जाती है जरा। मंच पर उपस्थित संतगण, डॉक्टर रेणु, हालांकि मैं इनके कामकाज में नहीं हूँ, ये डॉक्टर हैं और मैंने आज तक दवा नहीं खाई। 71 साल का मैं हो गया हूँ, मैं दवा का स्वाद नहीं जानता। ये अपना घर बनाएंगे तो हम चाय तो पी लेंगे, दवा देंगे तो हम चले जाएंगे। और सामने बैठे मातृशक्ति तथा समाज के ऐसे बंधुगण जो अपने को हिंदू मानकर यहाँ आए हैं, देश की भावी पीढ़ी, विद्या मंदिर के बालक बालिकाएं। भारतवर्ष के एक श्रेष्ठ विचारक ने बड़ी जोरदार बात कही है। उसको बताने के पहले मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि हर आदमी का बोलने का एक नजरिया होता है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने की शैली होती है, लेकिन ये नजरिया कभी कभी बड़ी गड़बड़ भी करता है। नजरिया माने चश्मा, दृष्टिकोण। एक सज्जन की नजर जरा कमजोर हो गई थी, वो चश्मा बनाने वाले के पास गया। उन्होंने कहा भैया जरा बड़ा दिखने वाला बना दो। उसने बड़ा दिखने वाला बना दिया। चश्मा पहन करके एक अंगूर के ठेले पर गया। उन्होंने कहा ये गुब्बारे क्या भाव दिए हैं? उन्होंने कहा तुमको गुब्बारे दिखाई दे रहे, अंगूर हैं? कि नहीं नहीं, गुब्बारे हैं। ये अपनी बात पर डटा रहा, वो अपनी बात पर डटा रहा, अंगूर वाला। मारपीट होगी, वहां से हिला नहीं, आधा शरीर पिटपिटा के आया। फिर कहा भैया छोटा दिखने वाला बना दो। मित्र को भी मजा आ रहा था, उसने छोटा दिखने वाला बनाया। तो एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। उन्होंने कहा खिलौना कहाँ से लाए हो? क्या तुमको खिलौना दिखाई दे रहा है? इतनी बड़ी मोटरसाइकिल नहीं दिखाई दे रही? नहीं नहीं, खिलौना है। वहां मारपीट हो गई, बचा कुचा मामला वहां पूरा हो गया। फिर कहा भैया ऐसा करो, एक तरफ का बड़ा दिखने वाला बनाओ, एक तरफ का छोटा दिखने वाला बनाओ। तो दाईं तरफ उन्होंने छोटा दिखने वाला बनाया और बाईं तरफ बड़ा दिखने वाला। बस में चढ़ने लगे। ड्राइवर के ठीक पीछे की सीट पर एक पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरी महिला। दूसरा पुरुष तीसरी महिला पति पत्नी थे। पत्नी छोटी दिख रही थी। मैंने कहा बेटा तो पिताजी की गोद में बैठ जाओ तो मुझे जगह मिल जाएगी। बचा को जहाँ वहां धुन दिया गया। क्या भैया गड़बड़ हो रहा, सब नजरिया बहुत गड़बड़ करता है। तो हर आदमी का विषय ही बोलता है, लेकिन नजरिया अलग अलग होता है। मेरा भी एक नजरिया है। तो भारतवर्ष के एक श्रेष्ठ विचारक ने एक बड़ी जोरदार बात कही है। विचारक कहता है कि पॉलिटिशियन लुक्स टू द नेक्स्ट इलेक्शन एंड स्टेट्समैन लुक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो राजनीतिक होता है आगामी चुनाव के विषय में विचार करता है, देशभक्त आगामी पीढ़ी के विषय में विचार करता है। राजनीतिक का चिंतन सीमित होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल
5वां साल पूरा करना उसको बड़ा कठिन पड़ता है। और देशभक्त का चिंतन पीढ़ियों का होता है। इसलिए भारत के बारे में कहा गया है, ऋग्वेद से लेकर के और आज तक कि भारत की परंपरा है। तो जो चिंतन देशभक्त का होगा वो प्रारंभ से लेकर आज तक का पूरा चिंतन है, वो अधूरा चिंतन नहीं होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 100 साल का संगठन हो गया है, उसके माध्यम से, उसके नाम से नहीं ये हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। विचार करने का विषय केवल ये है कि आखिर ऐसा पतन क्यों हुआ, 1000-1200 साल गुलामी के क्यों गए। उसकी कुछ दुर्बलताएं हमने भी पाली हैं। मैं मेरठ का रहने वाला हूं, तो जाट कम्युनिटी का हूं। तो जाटों में कुछ महाशय लोग होते, भजन गाते हैं, भजनकार होते हैं। उन्होंने, एक भजनकार ने भजन गाया है, कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अंदर से बुद्धिमान होते हैं। वो कहते हैं भजनकार, दिल से दूर कपट करके 10 लक्षण धार धर्म के 10 लक्षण धारण करने के लिए प्रीकंडीशन है कपट दूर करो। और आगे का वाक्य और गजब का है, मात पिता तो जन्म देने या साथी नहीं कर्म के, और ओनली केयर टेकर। बालकों को समझाया बहुत जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है। समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझ को लाने की आवश्यकता है। जब हम धर्म की बात करते हैं, ये इतने हमने बताए, बौद्ध है, सिख है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। पंथ का मतलब है एक पुस्तक, एक प्रवर्तक, एक उपासना पद्धति। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा, जगह धर्म हिंदू, खालसा पंथ में हो। सिख पंथ है, धर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हिंदू धर्म को माना है। इस्लाम धर्म नहीं है, ये पंथ है। एक कुरान, एक मस्जिद, एक मुल्ला मौलवी। ईसाई पंथ है, धर्म नहीं है। एक ईसा मसीह, एक उसकी पुस्तिका गिरजाघर। लेकिन भारत में धर्म है। हम केवल मंदिर नहीं जाते, अपने पिताजी के नाम पर भी घर में कोई मंदिर बनाते हैं। यहाँ पेड़ भी मंदिर हैं, यहाँ हर चीज पूज्य है। पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, यानी हर दिन यहाँ धर्म का ही है। इस बात को जब हमने नहीं समझा तो धर्म और पंथ का अंतर भी हम समझ नहीं पाए, और न समझने के कारण दूसरा दुर्गुण हमारे अंदर आया, सरलता। मेरा कहना है कि सरल रहिए लेकिन सजग भी रहिए। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, एक सांप काट लेता था। सांप से महात्मा जी ने उपदेश दिया कि तुम काटा मत करो, बड़ा दुष्ट हो। सांप ने कहना मान लिया। संतों का कहना तो मानना ही पड़ता है, चाहे वो गलत कहे या सही कहे, भारत की परंपरा में भी है, संत गलत कहते भी नहीं है। एक हफ्ते बाद महात्मा जी वहां से निकले, सांप की बड़ी दुर्गति। महात्मा जी ने क्या होने का, आपकी सीख है, जो आता है वो पूंछ पकड़ के फेंक देता है। उन्होंने कहा, मैंने फुफकारने से मना नहीं किया था, काटने से मना किया था। इस अंतर को हम नहीं समझे। भारत के अंदर कोलंबस आया, वास्को डी गामा आया, दुनिया भर के लोग यहाँ आ गए, हम तो नहीं गए, हमको जाने की जरूरत ही नहीं थी। कहा भी जाता समुद्र पार करना अच्छा नहीं, अच्छा है या बुरा, इस बात का सब भारत के लोग कहीं भिक्षा मांगने गए ही नहीं है। भारत ने दुनिया को सिखाया है, भारत में दुनिया आई है, भारत में लोग आए। कैसे कैसे लोग आए। चीनी यात्री हिंसांग आया, नालंदा विश्वविद्यालय में वो लाए गए। 2000 प्रशिक्षु बने विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, और बौद्ध भिक्षु 300। 3 किलोमीटर से यात्रा निकाल कर गए, उनकी शोभा यात्रा। और उसने कहा नालंदा में, हिंसांग ने कहा नालंदा में आकर के, वाह भारत, और कुलपति के चरण चूमे, चरण स्पर्श नहीं है, चूमे, तो वाह भारत, वो भारत था। आखिर इसमें कमजोरी कहां से आई? तो सरलता इतनी ज्यादा हो गई कि सजगता हट गई। इस सजगता को अपने अंदर लाना पड़ेगा। सजगता क्या है? सजगता ये है, अपने पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे हम सो जाएं, कोई बात नहीं, 6 घंटे में भी काम चल जाता, फिर भी 8 मान लेते हैं।
8 घंटे अपना कोई काम काज करते हैं, दुकान है, मकान है, मजदूरी जो भी करते हैं वो करते हैं। 8 घंटे बाकी क्या करते हैं? चलो 8 घंटे में 2 घंटे हमने कोई गपशप लगा ली, 2 घंटे फिर हम कहीं चले गए, सिनेमा देखने चले गए और चले गए, बाकी 4 घंटे बचे। 4 घंटे में फिर भी 2 घंटे और निकाल दीजिए। आखिर 2 घंटे भी प्रतिदिन अगर हम नहीं दे सकते समाज के लिए, और समाज को हमने भगवान माना है, समाज रूपी भगवान के लिए, ये समाज का एक व्यक्ति, उसका भक्त अगर 2 घंटे भी नहीं दे सकता, आखिर हम हैं क्या? ये न होने के कारण हम कहीं ना कहीं भ्रम में चलते रहे 1000-1200 साल। एक सीरियल आया था चंद्रशेखर आजाद, 10 साल का बालक एक्टर बना है, और अपनी अम्मा से पूछता है कि अम्मा, ये अंग्रेज तो केवल 6-7 है, हमारे गांव की आबादी 2000 है, एक एक पत्थर मारेंगे तो भाग जाएंगे, तो मर जाएंगे। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब इसलिए नहीं था कि गांव की जो 2000 आबादी थी एक साथ बैठते ही नहीं थी, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, ये ऐसा वो वैसा, वो वैसा वो वैसा, इसका अंग्रेज फायदा उठाता था। राय बहादुर यहाँ के जमींदारों को राय बहादुर बनाएगा, अंग्रेज ने बनाया। राय बहादुरों को, जमींदारों को ये लगना चाहिए था हम अंग्रेज के वो नहीं करें, लेकिन इस कमजोरी को भी हमने पाला। दुनिया कोई कब्जा हम पर नहीं कर सकती अगर थोड़ा सा हम समझ लेंगे, सुधरेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण काम हुआ है हिंदू समाज का, हिंदू समाज के प्रति, भारत के प्रति, और दुनिया के अंदर जो हिंदू निवास करता है उसके प्रति भक्ति भावना चाहिए। परिवार में हम देखते हैं, जरा पीछे लौटिए थोड़ा सा। एक घर में दादी होती थी, दादी का बेटा 4 साल का गुस्से में अपने 10 साल के बेटे को गुस्से में थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता था, तो दादी का पोता और दादी के बेटे का बेटा दादी की गोद में जाता था, मानो पुलिस कस्टडी में आ गया, फिर 40 साल के बेटे को थप्पड़ लगाने का अधिकार छिन जाता था। वो दादी है क्या? और जब वो उनका बेटा हंसता हुआ चला जाता था, दादी का बेटा, उसका पोता, पोते का पिता, तो दादी पोते को समझाती थी, बेटा तेरे पिता है, कहना मान लिया कर। डबल रोल था दादी का, वो दादी नहीं मिलती आजकल। अपने एक नानी हुआ करती थी, हम तो गांव में पैदा हुए, मई और जून का महीना, नानी का घर 2 महीने पहले याद आने लगता था। हम अपने मामा के यहाँ जाते थे, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ कभी, हम 2 भाई पढ़े लिखे, दोनों भाई बेचारे थे, और दोनों अखिल भारतीय अधिकारी है। तो मेरा ये भी सूत्र है, बालक जब गर्भ से बाहर आता है तो अपना भी कुछ देकर आता है, उसको समझाइए मत समझिए। तो नानी, हम अपने नाना के यहाँ जाते थे, पैदल जाते थे। हमारे मामा के यहाँ भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मामा कहते थे, बेटा अगर तुझे जाना हो तुम जाओगे कि रहोगे? अब किसी के घर कदम रखते ही कोई पूछ ले जाओगे कि रहेगा, वो गुस्से में चला ही आएगा। लेकिन उनका भाव ये नहीं था, उनका भाव था जाओगे तो भोजन किए बना मत जाना, और नहीं जाओगे तो ट्यूबवेल पर आ जाना, घर में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। ये दो तरीके चले गए, आपस का मेल चला गया। हम ऐसी भाषा बोलने लगे जिसको फॉर्मेलिटी अंग्रेजी में कहते, बड़ी नफासत की भाषा बोलने लगे। सहज भाषा हमारे अंदर नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। ये ऐसी चीजें आई हैं घर के अंदर। माँ जान खाए जा रही बच्चे की, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे बेटी के तुझे डॉक्टर बनना है। आप फैसला करो, आपको बेटी चाहिए कि डॉक्टर चाहिए? बच्चे बेचारे गर्दन झुकाए सोचते रहते हैं, हंसना भूल गए हैं, खेलना भूल गए हैं। माँ कह रही है डॉक्टर बनना है बेटी से, पिता कह रहा है डॉक्टर से, बेटे से इंजीनियर बनना है। तो आप फैसला करो, इंजीनियर चाहिए कि बेटी चाहिए, डॉक्टर चाहिए? मेरा सवाल ये है, मैं पूछ तो नहीं रहा, आज तक लोग बोलेंगे भी नहीं। आपका मन कह रहा होगा तो हमको बेटी पहले चाहिए, आपका मन कह रहा हो बेटा पहले चाहिए। डॉक्टर तो जाएगा, शादी करेगा, कहीं जाके बसेगा, आप वृद्धाश्रम में जाएंगे। परिवार की टूटन पिछले 2 दशक से भयानक होती चल रही है। अकेला जीवन। अभी हम गए थे प्रयाग में, एक वृद्धाश्रम में गए, 2 घंटे में वहां रुका। मैंने कहा मैं दोबारा आऊंगा।
2 दिन रुकूंगा, सबसे बात की जाएगी। केवल इतने से काम नहीं चलता, वृद्धाश्रम थोड़ा फल खिला दें, थोड़ा बिस्तर दे दें, दादी को पोतों की याद आएगी, माँ को बेटों की याद आएगी, बेटियों की याद आएगी, बेटियों की ससुराल की याद आएगी, वो रिश्ते नाते बिखरते चले जाए। अगर रिश्ते नाते बिखर जाएंगे तो कौन सा हिंदू समाज खड़ा होगा? ये हिंदू सम्मेलन है, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। बहुत सच्ची घटना बता रहा हूं। 2 बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे, कॉन्वेंट टाइप स्कूल था, 10-10 साल के थे, 8-8 किलो का बस्ता, 10 साल की उम्र के बच्चे के पीठ पर 8 किलो का बस्ता। दोनों में से एक जना देर से जाता था, जो देर से जाता था उससे जो जल्दी पहुंच जाता, उसने पूछा, भैया तुम रोजाना देर से आते हो, क्या बात है? उनका, भैया कोई खास बात नहीं है, घर में एक ही बाल्टी है, मेरी माँ 3 बार पानी लेने भेजती थी और फिर 2 बार सब्जी लेने भेज देती, फिर भूल जाती, 1 बार नींबू लेने भेजती थी। इसने पूछा, माँ कुछ देती है क्या? मैं कहा, माँ क्या देती, माँ कुछ दिया करती है क्या? माँ ने जन्म दिया, और क्या देती माँ? कारण मेरी माँ तो देती है। क्या देती है कि मुझे अगर बाल्टी पानी लेने भेजेगी तो मैं कहता हूँ लाओ 10 रुपए, सब्जी लेने में मैं कहता लाओ 10 रुपए। इस बालक के मन पर ये बात घर कर गई और ये आया। इसकी माँ जो कंधे पर बस्ता लटका करके, पीठ पर बस्ता लटका करके, प्यार का हाथ सर पर रख करके, गेट खोल करके बच्चे को दूर तक देखती थी। वो जब बाथरूम में गई तो बच्चे ने एक कागज पर लिख दिया, अम्मा तुमने 3 बार मुझे एक बाल्टी पानी लेने के भेजा, पर राउंड 10 रुपए, टोटल 30 रुपए। तुमने 2 बार सब्जी लेने भेजा, पर राउंड 10 रुपए, टोटल 20 रुपए। तुमने 1 बार फिर से नींबू लेने के लिए भेजा, पर राउंड 10 रुपए, टोटल 10 रुपए, ग्रांड टोटल 60 रुपीज। ये लिख करके बिना माँ का आशीर्वाद लिए बस्ता लेकर के स्कूल चला गया। अगले दिन आया, जब वो माँ घर से बाहर निकली, उसे आस्थान घर से बाहर निकली, उसने पर्चा पड़ा, कपड़े भी पूरे, सच्ची घटना बता रहा हूं, मार्मिक है, कपड़े भी पूरे पहन नहीं पाई थी, बेहोश हो गई। घंटा भर बाद होश आया। माँ का मातृत्व तो जगह, स्त्री का स्त्रीत्व तो जगह, नारी का नारीत्व तो जगह। उसी के दूसरे पन्ने पर लिखा, बेटा तुमको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, पेमेंट नील, अपने स्तनों का दूध पिलाया, पेमेंट नील, तुम्हारा टट्टी पेशाब धोया, पेमेंट नील, तुमको भोजन बना खिलाया, पेमेंट नील, तुम्हारे कंधे पर बस्ता रख करके प्यार का हाथ सर पर रखकर भेजा, दूर तक देख गई, पेमेंट नील। ऐसी और कई बातें लिखेगा, टोटल नील, ग्रांड टोटल नील, पेमेंट नील। अभी आया, इसने वो पढ़ा, माँ अंदर, ये अंदर, छोटा सा कमरा, दोनों की बोलचाल नहीं। फिर भी अगले दिन बस्ता कंधे पर लटका कर चला गया, बिना माँ से नमस्कार किए। और उस लड़के की इतनी पिटाई की जा करके, जिसने वो सीख दी थी, बहुत मारा, केस चला और खुशी होगी। ताली बजाने का मुद्दा बता रहा हूं। अदालत ने फैसला उस बच्चे के हक में दिया जिसने लिखा था पेमेंट फेल, जिसकी मां ने लिखा था पेमेंट, उसको विद्यालय से हटाया गया, इसने गलत सीख दी। एक बार माता पिता की ओर भी देखें। निर्भया कांड भारत के अंदर हुआ, 70 साल का आदमी नहीं बोला, संत महात्मा नहीं बोले, हम भी नहीं बोले, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं बोले, कौन बोला? कक्षा 6 का 11 साल का बच्चा कहता है, अगर कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक में रामचरितमानस की चौपाई होती, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावाई माता, तो निर्भया कांड नहीं होता। कौन बोल रहा है? 11 साल का बच्चा। इस 11 साल के बच्चे को आप जीने नहीं दे। फिर दोहरा रहा हूं, फैसला करो, डॉक्टर चाहिए कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए कि इंजीनियर चाहिए, निर्णय आपको करना। मेरा कहना यह है, आपका बालक ढोलक बजाना भी सीख जाएगा, भजन करना भी सीख जाएगा, मजदूरी करना भी सीख जाएगा। बालक तो आपका रहेगा, बालिका तो आपकी रहेगी ना। आपके गर्भ से पैदा हुए बच्चे आपके रहेंगे, बेगाने नहीं होंगे। और ये हुआ है।
एक तबला वादक पासपोर्ट ऑफिस में गया, उसको विदेश बुलाया गया था, सारे कागज तैयार हुए, पोस्ट ग्रेड क्लर्क ने उसके हाथ में कागज दिया, कलम दिया कि सिग्नेचर, उसने अंगूठा बढ़ाया। उन्होंने कहा अनपढ़ हो विदेश जाओगे? कि विदेश तो मैं जाऊंगा, आप नहीं जा सकते। तो पूछता आपकी सफलता का रहस्य क्या है? अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी में बोले थे। अंग्रेजी अनुवाद ये हुआ है, तबला वादक कहता है डोंट बी जैको फुल बट मास्टर ऑफ नन, ऐसे मत बनो सब जगह टांग फंसाए रखो, एक भी राह में निपुण ना हो पाओ। तो कैसे बनो? बी जैको फुल बट मास्टर ऑफ नन, लोक व्यवहार तो निभाओ, शादी ब्याह में जाएंगे, निमंत्रण में जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे भी, लेकिन जो रुचि बालक बालिकाओं की है उधर बढ़ जाओ। मैं तबले का एक्सपर्ट हूं, मैं ही जाऊंगा, तुम नहीं जा सकते। बालक से भी पूछे, गर्दन झुकाए बच्चे सुनते रहते हैं, उनकी सुन कोई नहीं रहा। We have no right to teach or preach, only to transmit। हमें किसी को भी सिखाने का अधिकार नहीं है, हम उसके प्रेरित कर सकते हैं कि बेटा इतना तुम कर ही सकते हो, हम जानते हैं। गुरु गोविंद के 2 बच्चे रण क्षेत्र में शहीद हुए, 2 बच्चे जिंदा दीवारों में चुने गए। रोजाना एक रद्दा आता था, अत्याचार देखिए। तो अंतिम रद्दा जब छोटे भाई पर आने लगा तो बड़ा भाई रोने लगा। छोटे भाई ने कहा देश पर मरने से डरते हो? बड़े भाई ने कहा डरता नहीं हूं, दुख इस बात का है कि तुम पहले जा रहे हो। ये देशभक्ति है, ये भाइयों का प्रेम है। इस सारी चीजों को समझना पड़ेगा, इसकी कोई किताब नहीं है। इसका एक ही है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार को अपने अंदर लाना पड़ेगा। भारत हिमालय की छोटी पर खिलता ब्रह्म कमल है, भारत महासागर की गहराई है, भारत बहता हुआ झरना है। बहता हुआ झरना कहता है मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। मनुष्य आएगा और प्यास बुझाकर चला जाएगा, मैं सदा सर्वदा प्रवाहित रहूंगा। हम जैसे लोग कहते हैं गवर्नमेंट में कम है, गवर्नमेंट में गो बट दिस नेशन गोज ऑन फॉरएवर। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन राष्ट्र सदा सर्वदा प्रवाहित। हमको राष्ट्रभक्त बनना है, उन गुणों को अपने अंदर लाना है, केवल अपनी चिंता नहीं करना। 2 मिनट का समय हो, आप मोहल्ला टटोलिए। अभी मैंने पूछा किसी से, राजकुमार जी से, कि यहाँ बस्तियां कितनी हैं? 17-18 इन्होंने बताई हैं। 3-4 बस्ती मिलाकर के परिवार सम्मेलन करिए, पति पत्नी आइए, बड़े बच्चे आए, 50-100 रुपये उसका शुल्क रख लीजिए। कुछ हम बोलेंगे, कुछ आप बोलेंगे, साथ में भोजन करिए। ये करके चलेंगे। मेरे पास कुटुंब काम है। इस काम का उद्देश्य केवल यही है कि परिवार जुड़े। हो क्या रहा है? थोड़ा और पीछे लौटेंगे अगर, तो गांव में एक नाई होता था, एक लुहार होता था, एक धोबी होता था, एक सोनार होता था। सारा गांव उन्हीं से चलता था। नाई गांव का राजदूत माना जाता था। अगर किसी की बेटी की शादी हुई है और उसको 3 दिन बाद वापस लाना ससुराल से, बेटा या पिता नहीं जा पाया, तो नाई जाता था और नाई के साथ वो बेटी उछलती कूदती वैसे ही चली आती थी जैसे अपने भाई और पिताजी के साथ आती थी। ऐसा था कि नहीं था? बोलिए। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता वैसे, लेकिन वो समरसता तो लाई जा सकती है। कौन छोटा बड़ा है? मेरे हाथ और उनके हाथ में। संत रैदास की शिष्या मीराबाई हुई कि नहीं? महारानी। भारत को भारत बनाना होगा। वी आर गोइंग टू रिकंसिडरेशन। वी हैव डिवाइन पावर, वी आर डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। हम जगत नियंता के दिव्यांश हैं। भारत का संसार में महत्व है, इसको समझिए। कि भारत भूमि भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है, ये त्याग भूमि है, इसको समझना पड़ेगा। मैंने आपके सामने जो विषय रखा, मनोविज्ञान ये कहता है कि वक्ता की जो बात श्रोताओं को जच जाए वो श्रोताओं की विरासत हो जाती है। वक्ता का अपना कुछ रहता नहीं है। वैसे भी मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं फक्कड़ बंजारा हूँ। आपके बीच में आने से ऐसा लगा कि बंजारे को घर मिल गया।